नमस्कार, आप देख रहे हैं द देसी अंदाज। हम हमेशा बात करते हैं जमीन से जुड़े मुद्दों की, बिना नफरत के और बिना डर के। आज इसी कड़ी में हमारे बीच बहुत खास मेहमान उपस्थित हैं। मैं उनका परिचय आपको कराता हूं। आप हैं जावेद आलम जी। आप सामाजिक राजनीतिक चिंतक के रूप में आप जाने जाते हैं और खासकर मुस्लिम समाज में शिक्षा, रोजगार, राजनीति और सामाजिक सौहार्द पर खुलकर बात करते हैं। आज आपका कई तरह का आपके द्वारा कई तरह की बातें हम लोग के बीच आने वाली है। सबसे पहले जावेद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। शुक्रिया। जावेद जी की एक खासियत है कि ये अपनी बातों को बड़े बेबाक ढंग से, बड़े खुलकर रखते हैं और शानदार ढंग से रखते हैं। तो जावेद जी, हम चाहेंगे कि आपकी बातों की शुरुआत एक शायरी से, शेरो शायरी से हो। जब आपने शेर की बात कही तो क्योंकि मेरा हमेशा से रहा है कि मैं बातों का शुरुआत करता हूं तो पहले एक शेर बोलता हूं, तो आपके प्रश्न की कड़ी में ही मेरा ये शेर होगा कि अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी, अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोलूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है हम हिंदू मुसलमान को, वरना ये सियासत मार डालेगी। चलिए, बहुत बहुत अच्छा जावेद जी, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने शायरी को रखा। चलिए बात की शुरुआत करें। उससे पहले आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि भारत एक ऐसा देश है जहां की आबादी का अधिकांश भाग हिंदू और मुस्लिमों का मिलजुल के इस देश पर एक अच्छे ढंग से रहने का काम करती है और हम एक दूसरे के अलग होकर भारत के भविष्य के बारे में सोच भी नहीं सकते। आज इसी संदर्भ में कैसे अच्छा हो सकता है, हम लोग आज बात करेंगे। तो जावेद जी, हम बात की शुरुआत ही आपसे करेंगे, हिंदू मुस्लिम के रिश्ते कैसे मजबूत हो सकते हैं? देखिए, ये भारत एक ऐसा देश है जहां शुरू जमाने से गंगा जमनी तहजीब चला आ रहा है और ये मुल्क हमेशा एक दूसरे समुदाय के लिए सोचता आया है। और आज ये भारत इतना विशाल, इतना महान अगर विश्व में है तो एकता और अखंडता के चलते ही है। आज इस देश में हिंदू और मुसलमान ये दो भाई हैं। ये दो भाई ही नहीं सिर्फ, बल्कि ये भारत की दो आंखें हैं। अगर इनमें से कोई एक आंख कमजोर पड़ा या एक आंख के साथ कोई ऐसी घटना घटी तो निश्चित रूप से पूरे शरीर को दर्द होगा और हम हंसी के पात्र बनेंगे। इसलिए जो हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से एक सामाजिक सौहार्द कायम किया था, इस देश को, इस मुल्क की आज़ादी के लिए जिस तरह कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी दिलवाया और इसके बाद इस भारत को चलाने बसाने के लिए एक संविधान का निर्णय लिया, संविधान रचा बनाया, निश्चित रूप से हमें उस संविधान की रक्षा करनी होगी। हम सबको मिलकर इस भारत को आगे बढ़ाने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता बहुत ही आवश्यक है। चलिए, बहुत अच्छा जावेद जी, जैसे कि आपने हिंदू मुस्लिम एकता पर आपने बहुत ही अच्छी बातें कही। हम थोड़ा समाज की ओर चलते हैं। जैसे कि मुस्लिम समाज में शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती आप क्या मानते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका दीपक जी। शिक्षा की चुनौती
सिर्फ मुस्लिम समाज में ही नहीं है, आज के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में शिक्षा सभी समाज के लिए, सभी समुदाय के लिए चुनौती बन गया। आज जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो काम इंसानों के द्वारा किया जाता था, वो काम आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ लिया जाने लगा। एक ऐसे दौर में हम लोग आ गए हैं जहां इंसानों के अलावा मशीनों के साथ भी हम लोगों को लड़ाई करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से आपने सवाल उठाया कि मुस्लिम समाज में शिक्षा चुनौती के बारे में। निश्चित रूप से ये एक चुनौती है, सभी समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज की भी बहुत बड़ी चुनौती है। और चुनौती होने का कारण है कि मुस्लिम समाज के अंदर में एक चेतना और एक जागरूकता शिक्षा के प्रति, जो पिछले हमारे पूर्वज रहे हैं, उन लोगों के कुछ तंग नजरी की वजह से, शिक्षा पर ध्यान न देने की वजह से आज की नई पीढ़ी उसका खामियाजा भुगत रही है। निश्चित रूप से, लेकिन पहले से बेहतर है और बेहतर करने की ज़रूरत है। चुनौती तो है, बहुत बड़ी चुनौती है। मुस्लिम इलाके में, मुस्लिम गाँव में, मुस्लिम एरिया में अच्छे स्कूल्स की ज़रूरत है, जो कि अभी नहीं है। और उस सब जो है चीज़ों की ज़रूरत है, अच्छे ट्यूटर का, अच्छे स्कूल का, अच्छे संसाधनों का, शिक्षा के जो भी संसाधन हो सकते हैं बेहतर, उन चीज़ों का अभाव के कारण चुनौती बना हुआ है। हम उम्मीद करते हैं, जो देखा जा रहा है आज के समय में, कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बढ़ चढ़ करके लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छा संकेत है और इससे बेहतर करने के लिए समाज के हम सब लोगों को मिल करके इसको जो है आगे बढ़ाना होगा, ताकि शिक्षा अब के क्षेत्र में हमारा ये कौम और आगे बढ़ सके। कोई भी कौम बगैर शिक्षा के उन्नत नहीं कर सकता, ये सत्य बात है। और जो प्रयास अभी चल रहा है, इससे और बेहतर करने की हम लोगों को जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। कहा भी गया है कि जिसके पास शिक्षा नहीं है वो इस पृथ्वी में पशु के समान है। बेशक। तो एक सवाल इसमें और आता है कि आधुनिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा में आप कैसे संतुलन बनाएंगे, कैसे संतुलन बनेगा? देखिए दीपक जी, ये सवाल आपका आधुनिक शिक्षा और इस्लामिक शिक्षा, जी जी, इसके बारे में बोल रहे हैं। जी। तो आधुनिक शिक्षा का तो हर क्षेत्र में जरूरत है, चाहे वो इस्लामिक शिक्षा हो, चाहे वो किसी भी सिलेबस का शिक्षा हो, क्योंकि जो दौर चल रहा है इसमें आधुनिकता आती जाएगी और मॉडर्न एजुकेशन में लोगों को जाना होगा। जहाँ तक इस्लामिक शिक्षा की बात है, ये एक समझ लीजिए कि लोगों के अंदर एक समझ सा बन गया है कि इस्लामिक शिक्षा में आधुनिकता नहीं है। ऐसा नहीं है। जो सिलेबस हमारे हिंदी में है, इंग्लिश में है सिलेबस, जो आप स्कूल में व्याकरण पढ़ते हैं तो आप अरबी में कवायद पढ़ते हैं, जो आप लॉजिक पढ़ते हैं तो उसमें मंतिक होता है, और जो आप फिलोसफी पढ़ते हैं, इस्लामिक शिक्षा में फिलोसफी भी है। तो सारी चीज़ें हैं। इसको देखने का नज़रिया एक अलग है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट बन गया है, ऐसा एक अवधारणा बन गया है, लोगों ने ऐसा इसको समझ लिया है कि इसके अंदर में सिर्फ दकियानुसी चीज़ें, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोग मदरसे में भी काम कर चुके हैं, देखे भी हैं। वहाँ की शिक्षा में उसका जो सिलेबस है, उसको अगर कभी आप जाएंगे और देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिलेगी जो एक माने आधुनिक शिक्षा के अंदर मिलती है। लेकिन थोड़ा साइंस की शिक्षा में थोड़ा सा उसमें कमी है। तो निश्चित रूप से हम लोगों को इस्लामिक शिक्षा के साथ साथ और सामाजिक साइंस की, विज्ञान की शिक्षा को उसमें अगर हम लेके चलें तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। इसलिए कि जब तक आप साइंस को नहीं समझेंगे तब तक आप कुरान को नहीं समझ सकते, क्योंकि कुरान जो है एक धार्मिक ग्रंथ सिर्फ किसी एक समुदाय के लिए नहीं आया। हमारे कुरान में जो आया था उसमें लिखा है कि हुदल लिन्नास मिनल हुदा वल फुरकान, मैंने पूरी मानवता के लिए, पूरी मानवता के लिए इस कुरान को उतारा। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने पूरी मानवता के लिए, पूरी इंसानियत के लिए इस किताब को नाजिल किया है और
इसमें सही और गलत में फर्क किया है। तो निश्चित रूप से सबको इस किताब को पढ़ना चाहिए। जब जो इस्लाम के मानने वाले हैं वो लोग खुद भी पढ़ें और इसका उसमें जो कैरेक्टर्स है उसको अपनाएं, ताकि लोग उस किताब को भी पढ़ना पसंद करेंगे। लोग जब उस किताब को पढ़ेंगे, उसके अंदर की चीजों को देखेंगे, तो उनके समझ में आएगा कि कितनी आधुनिकता है। और साइंस तो उसमें बहुत जरूरी है। बगैर साइंस के आप अल्लाह ताला के इस मखलूक को नहीं जान सकते। हम लोग एक छोटा सा टुकड़ा में है उस कायनात, इस पूरे ब्रह्मांड के एक छोटे से टुकड़े में, पृथ्वी में है, और बहुत सारी चीजें हैं, मखलूक है, बहुत सारे ऐसे बड़े ग्रह हैं जिनको हम लोग नहीं जानते। साइंस के बगैर उसको जानना मुश्किल है। तो जब तक आप, और कुरान में कहा ही गया है कि अक्लमंदों के लिए अल्लाह की निशानियां हैं, तो जब तक हम अक्लमंद कब बनेंगे, कैसे अक्लमंद वाले लोग होंगे? हमारे साथ इस शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा और साइंस की शिक्षा जब तक नहीं होगी, हम ब्रह्मांड की उन चीजों को नहीं जान पाएंगे। और जब तक उसको जान नहीं पाएंगे, बहुत सारी चीजें आप आज जो रिसर्च हो रहा है, बहुत सारी चीजें कुरान के अंदर पहले से 1400 साल पहले से उसमें डाला हुआ है। लेकिन सवाल है कि हम लोगों ने ही उसको अच्छे ढंग से पढ़ समझ कर पढ़ा नहीं है, जिसलिए हम लोग अपनी जिंदगी में उसको उतार नहीं पाते हैं, और जिसके चलते लोगों के अंदर में अवधारणा पैदा है। तो निश्चित रूप से आधुनिक शिक्षा का होना और साइंस की शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा का साथ साथ इस्लाम की शिक्षा के साथ होने से ज्यादा बेहतर होगा, लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इस कारण से ही हमको लगता है कि कुरान के बारे में लोगों की जो गलत धारणाएं बन गई है, या लोग कुरान के बारे में गलत गलत चीजें जो बाहर आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो लोगों में एक तरह से एक धारणा बन गई है कि नहीं, कुरान में ऐसी लिखी हुई है, दूसरे कौम के बारे में गलत चीजें लिखी हुई है, तो इस टाइप से बात आती है। जी, आधुनिक जानकारी, या तो उस किसी भी शास्त्र के विषय में उनको कोई जानकारी नहीं होने के चलते आजकल तो कोई भी कुछ बोल सकता है, यहाँ पर तो कोई प्रतिबंध है नहीं। तो निश्चित रूप से उनको जानकारी का अभाव होगा, और नहीं तो किसी भी धर्म ग्रंथ के बारे में अधूरी जानकारी हो तो नहीं बात करनी चाहिए। उनके अलग विद्वान होते हैं, वो लोग उनको बात करने के लिए। और आधुरी शिक्षा ही खतरनाक होता है, ये सीधा सा बात है। नहीं, आधुनिक शिक्षा नहीं, अधूरी शिक्षा ही खतरनाक होता है। बिल्कुल, ये खतरनाक होता है। जी जी। चलिए जावेद जी, बहुत अच्छा आपने बात को रखा है। अल्पसंख्यक समाज में लड़कियों की शिक्षा पर आपका क्या संदेश है? आंकड़े बताते हैं कि हायर एजुकेशन तक जाते जाते मैक्सिमम लड़कियां ड्रॉप आउट हो जाती है, क्या कारण मानते हैं? देखिए, ड्रॉप आउट तो बहुत बड़ी समस्या है। और जहाँ तक लड़कियों की शिक्षा का मामला है, आबादी का अनुपात में बहुत कम है हमारे समाज में। पूरे देश के व्यापी अगर देखेंगे इसको, तो भी आपको कम मिलेगा। क्योंकि सचर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी, उस सचर कमेटी की रिपोर्ट के आधार को हम लोग मानेंगे, क्योंकि उसमें वो एक कमेटी बनाई गई थी पार्लियामेंट की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान में उसका सर्वे कराया गया। इसके बाद बहुत लंबे वक्त के बाद उसका एक रिपोर्ट आया, जिसमें मैंने मुसलमानों की सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, बहुत सारे मामले में वो बहुत सारे लोगों से बदतर हालात में हैं, जी रहे। और जहाँ तक शिक्षा का बात है, मैंने महिलाओं की शिक्षा या लड़कियों की शिक्षा के बारे में, तो किसी परिवार में, किसी घर में अगर एक मर्द अगर शिक्षित होता है तो अकेला एक परिवार का शिक्षित होता है। लेकिन अगर कोई महिला अगर शिक्षित होती है, कोई लड़की अगर शिक्षित होगी, तो एक खानदान को पूरा खानदान उसमें शिक्षित माना जाएगा, क्योंकि वो नए नस्लों को परवरिश वही करती है। और नए नस्लों को बगैर शिक्षा के इस दुनिया में आकर उसका कोई फायदा ही नहीं होगा। तो और माँ जो है बच्चे के लिए सबसे पहली स्कूल होती है, जैसे शेक्सपियर जी बोले हैं, मदर इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ चाइल्ड। माँ बच्चे के लिए सबसे पहली स्कूल होती है। बाप तो दाल रोटी के चक्कर में, अपने घरेलू जुगाड़ में, संसाधनों को जुगाड़ में वो अपना दिन भर लगाता है, लेकिन माँ के साथ ज़्यादातर वक्त बच्चे बिताते हैं। इसलिए माँ का शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। बगैर माँ के शिक्षा के हम आने वाली नस्लों को बेहतर नहीं बना सकते। इसलिए मुस्लिम समाज में ही नहीं, मुस्लिम समाज में तो जरूरी है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ पिछड़े हुए हैं, लेकिन सभी समाज के लोगों को मेरा मानना है कि कम से कम महिलाओं को शिक्षित ज्यादा होना जरूरी है, इसलिए कि वो आने वाली नस्लों को अच्छा बेहतर कर सके। आपको नहीं लगता इस विषय में कि लड़कियों में
लड़कियों का बाल विवाह का रेट बहुत ज्यादा है, एक बहुत बड़ा कारण है ड्रॉप आउट होना। देखिए, भारत देश में, इस देश में हम लोग रहते हैं, यहाँ तो एक कानून है कि इतने वर्ष लड़कियों को 18 वर्ष से पहले शादी नहीं दिया जाना चाहिए, गैर कानूनी माना जाता है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है, हम लोग शादी विवाह में देखते हैं, सभी समुदाय में लोग समय से पहले ही उसका विवाह करा देते हैं। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि लोगों को शादी विवाह कराना पड़ जाता है। दूसरा बात है कि इस देश में बहुत सारे धर्म के मानने वाले लोगों में बाल विवाह को कोई खराबी माना ही नहीं जाता है। लेकिन एक्चुअल में शादी उसको समय पर ही देना चाहिए। जब तक देखिए शिक्षा ग्रहण नहीं कर ले लोग, हमारा मानना ये है कि किसी भी लड़की का अगर शादी हो रहा है, कहीं शादी हम करवा रहे हैं, तो पहले वो अपने आप को अच्छी बेटी के रूप में अपने परिवार में साबित करे। इसके बाद उसको जाकर के अचानक अकेले माहौल से ससुराल के माहौल में जाना है, वहाँ किसी की बीवी, अच्छी बीवी बनकर के भी बड़ी जिम्मेवारी उसको साबित करना है, किसी की अच्छी बहू बनकर के भी साबित करना है, और किसी शोहर का अपना अच्छी पत्नी बनकर भी उसको साबित करना, और आने वाली नस्लों के लिए अच्छी माँ भी बनकर के, और समाज के लिए एक बेहतर माँ के रूप में उसको, उसके लिए बड़ा चैलेंज है। इसलिए मैं चाहूंगा कि वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाए, इसके बाद और परिपक्व हो जाए, और उसका शरीर उतने बड़े मतलब जो है कठिन परीक्षा से उसको लड़ने के लिए अलाउ करे, तभी शादी करना ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत आज के डेट में हमको लगता है कि समाज के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। सरकार भी इस दिशा में बहुत काम कर रही है, कई एनजीओ भी काम कर रही है कि बाल विवाह ना हो। कई हम लोगों ने अभी देखा भी, कई मामले में टीम आके, प्रशासन की टीम आके उस विवाह को रोकने का भी काम किया। फिजिकली मेंटली उसको मैच्योर होना जरूरी है शादी के लिए। बिल्कुल। और नहीं तो उस रिश्ते में खटास आएगा, लोग एक दूसरे के भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल। और जिसका नुकसान उस परिवार को होगा, दोनों परिवार को। चलिए, आप राजनीतिक एक तरह से चिंतक भी है, विश्लेषक भी है, तो हम लोग राजनीति पे थोड़ा सा प्रवेश करते हैं। मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक भागीदारी को आप कैसे देखते हैं? मुस्लिम समाज, देखिए, ऐसा कोई समाज नहीं है जो इससे पहले राजनीति में नहीं था। इसका एक इतिहास, बहुत सुनहरा इतिहास रहा है। सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, इस कौम ने इस मुल्क पर लगभग 450 वर्ष हुकूमत किया, और पूरे विश्व स्तर पर अगर देखेंगे तो राजनीतिक में एक बहुत बड़ी भागीदारी है मुसलमानों के। 80 देश मुसलमानों का इस पूरे विश्व में। और निश्चित रूप से जो भी देश है, वो देश राजनीति के तहत ही अपना रणनीति बनाता है, और जियोपॉलिटिक्स भी चलाता है, और एक दूसरे देश के साथ संपर्क भी रखता है, आने वाले समय के खतरे को भी समझता है, वर्तमान परिस्थिति को भी जानता है। इसलिए राजनीतिक सीखना या राजनीति में नया नहीं है। लेकिन चूंकि जिस देश में हम लोग रहते हैं, यहाँ पर जो है ये भारत है, इस देश में भी बहुत सारी पार्टी में हमारे मुसलमान लोग हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियन लोग भी बहुत सारे मुसलमान जो है पार्लियामेंट के अंदर हैं, बड़ी बेबाकी से, बड़े अच्छे से अपने क्या बोलते हैं आप, समुदाय की बातों को रखते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी राजनीतिक दल हैं इस देश में, उनको दिल थोड़ा और इस समुदाय के लिए बड़ा करके इसको एक और बड़ा प्लेटफॉर्म देना चाहिए, जिससे कि हमारा प्रतिनिधित्व और ज़्यादा बढ़े, और हम भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर इस राष्ट्र निर्माण में अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सकें। चूँकि सीट के अभाव में, जगह के अभाव में, चूँकि जब कोई भी चुनाव का वक्त आता है तो सारी पार्टियां कंजूसी करती हैं इस समुदाय के लिए। उनको माने 5 साल तो उनके साथ बेहतर ताल्लुक रहता है, और पार्टी में काम लोग करते ही हैं। लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो उस वक्त जो है बहुत सारे समीकरणों को देखा जाता है, जिसमें जो है उस समीकरण के चलते वंचित रह जाते हैं लोग। और ज़्यादा भागीदारी मिलने से और बेहतर ढंग से इस देश में काम होगा, क्योंकि राजनीतिक समझ, चेतना इस कौम के अंदर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब आप मानते हैं इस बात को कि लगभग भारत की सभी पार्टियों ने इस समुदाय को राजनीतिक के क्षेत्र में छलने का काम किया है? निश्चित रूप से इसको कहा भी जा सकता है
कि मैंने सभी दलों ने कुछ न कुछ अनदेखी किया है और हमारी भी जो है इसमें कुछ कमियां रही हैं कि हम अपने हक अधिकार को उतने अच्छे ढंग से अपने उनके पास रख नहीं पाए हैं, अपना पक्ष भी नहीं रख पाए होंगे हो सकता है, या जिन जो लोग वहां पर पहले से पहुंच चुके हैं वो लोग ही हमारे राह में रोड़ा बने हुए हैं। हमारे ही समुदाय के लोग अगर रोड़ा बने हुए हैं तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन और बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने से ये कौम और बड़ा कर सकती है। आपको नहीं लगता है कि मुस्लिम समाज वोट बैंक बन के रह गया? देखिए, आज के समय में ये कहना कि कोई एक समाज या समुदाय किसी एक पार्टी का वोट बैंक बनकर रह गया है, तो चूंकि आप भी राजनीतिक समझ रखते हैं और राजनीति से जुड़े राजनीतिक दल में भी आप काम कर चुके हैं, और हम लोगों का भी क्षेत्रीय आधार पर हम लोग भी थोड़ा मोड़ा करते हैं। एक पार्टी के मैंने ब्लॉक के सेक्रेटरी हैं, तो उस हिसाब से हम लोग जानते हैं जो अपना अनुभव रहा है। तो निश्चित रूप से ये सवाल क्या था आपका? वोट बैंक। वोट बैंक, तो वोट बैंक एक नहीं माना जा सकता है इसको कि कोई पार्टी किसी का वोट बैंक बन करके है, लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि जब चुनाव हो तो वोटर्स एक प्रकार के नहीं होते हैं। एक वो वोटर है जो परंपरागत किसी दल का वोटर होता है, एक वोट वो है जो उसको इस बात से कोई मतलब ही नहीं होता है कि हम वोट किसको दे रहे हैं, इसका नफा या नुकसान या आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव हमको पड़ेगा। वो हवा में बहने वाले वोटर्स होते हैं। वो जिधर मतलब जो है देखे कि नहीं इधर लोग ज्यादा दे रहे हैं तो उधर ही देने लगे। कुछ वोटर्स ऐसे हैं जिनका एक ग्रुप होता है, जैसे आप व्हाट्सएप में देखेंगे कि मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे माने जो है जिससे हम चैटिंग करते हैं, जो लोग हमारे ग्रुप में हैं, तो वो लोग किस तरह के मिजाज के हैं। तो आप देखेंगे कि आपके साथ आपके ग्रुप में जो लोग हैं मैक्सिमम लोग आपके मिजाज के होंगे, हमारा जो ग्रुप है हमारे मिजाज के होंगे। तो वैसा ही एक दलदल है, एक खाई है, एक कुआं है जिसमें हम लोग सभी उसमें तैर रहे हैं और एक मिजाज के लोग एक तरफ चले जाते हैं। इसलिए कई तरह का वोटर्स इस देश में है। कोई एक वोट बैंक खास करके मुस्लिम की बात है, हर जगह अलग अलग जगह में देखिए, आप बिहार में जाइए तो जदयू में भी लोग मिलेंगे, आरजेडी में भी मिलेंगे, कांग्रेस में भी मिलेंगे। झारखंड में आप देखिए तो झारखंड में चूंकि दो ही पार्टी मुख्य रूप से चुनाव लड़ती है, इसलिए दो ही तरफ जाना लोगों का स्वाभाविक है और आप देख ही रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा है। तो और तेलंगाना में चले जाइए कोई और है, तमिलनाडु में अलग समीकरण है। आबादी भी मायने रखता है, समीकरण भी राजनीतिक दल के लिए मायने रखता है और उसी को वो सामने रख करके उस तरह के करते हैं। तो उसमें लोग अपना अपना नफा नुकसान देखते हैं। वर्तमान को कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग फ्यूचर को देखते हैं। जो समझ रखते हैं, जैसा समझ रखते हैं वैसा वोट देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कोई वोट बैंक किसी का कोई है। चलिए, इसी से संबंधित एक बातें थी, एक सवाल था कि लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों की भूमिका बहुत अहम पहले से ही था और आगे भी रहना चाहिए, क्योंकि इस भारत को लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए, राजतंत्र से छुटकारा दिलाने के लिए मुसलमानों ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी। आप जब इतिहास इस देश की आज़ादी का पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि हमारे इस देश को आज़ाद कराने में जितनी बड़ी बड़ी कुर्बानी हमारे हिंदू भाइयों ने दी है, हमारे मुसलमान भाइयों ने भी बढ़ चढ़ कर आप जो है कुर्बानी दी है, सिर्फ इस लोकतंत्र को लाने की। और लोकतंत्र जब इतनी मेहनत से हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने इस देश में लाया है, तो इस लोकतंत्र की रक्षा हम सबको मिलकर करना चाहिए। और लोकतांत्रिक तरीके से ये देश चले, इसके लिए एक संविधान बना था, और संविधान किसी एक व्यक्ति का सोच नहीं था। संविधान सभा था पहले बना, संविधान सभा में एक एक बात का डिस्कस होता था। इसके बाद उसमें जितने मेंबर्स होते थे उन लोगों को में किसी को अगर आपत्ति होती थी वो अपना आपत्ति दर्ज कराते थे, किसी में अगर कुछ कमियां रह जाती थी तो आपस में बैठकर उसको सुधार किया जाता था। और बहुत लंबे प्रयास के बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1950 में इस देश का संविधान लागू हुआ। 3 वर्षों के मुसलसल इस संविधान सभा ने मेहनत करके इस देश में एक ऐसा संविधान लाया जो दुनिया के किसी भी देश में इस तरह का इतना बेहतरीन संविधान नहीं है, जिसमें लोगों को हर तरह की आज़ादी का हक दिया गया।
और जिस तरह का देश था, जिस तरह की मानसिकता के लोग थे, जैसे लोग इस देश में रहते, सारे लोगों के धार्मिक और सामाजिक और सारे नियम संस्कार सब चीजों को सामने रख करके इस देश में अमीर गरीब हर लोगों के में रख करके इस देश का संविधान को बनाया गया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि संविधान जो देश का बना है, तो जो संविधान की रक्षा हम तमाम नागरिकों की जिम्मेदारी भी है। और जो लोग सत्ता में बैठे हैं या विपक्ष में हैं, तो उन लोगों को भी ये जिम्मेदारी बड़ी बनती है कि सबसे पहले वो लोग लोकतंत्र की और इस संविधान की रक्षा करें, उसके मूल भावनाओं से किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ ना हो, ताकि इस देश की जनता को भावनाओं को ठेस पहुंचे। बिल्कुल। थोड़ा सा हम लोग युवाओं की ओर चलते हैं। मुस्लिम युवाओं में या अन्य युवाओं में भी बेरोजगारी के क्या कारण है? पलायन को एक समस्या आप मानते हैं? निश्चित रूप से बेरोजगारी तो आज के समय में सभी समुदाय में है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। एक छोटे से माहौल में हम लोग रहते हैं, हिरणपुर जैसा जगह है, छोटा जगह, अगर यहाँ भी हम देखें तो सभी समुदाय के लोग में बेरोजगारी चरम पर देखा जाता है। अगर कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, मजदूरी करना चाहते हैं, तो मजदूरी का भी अभाव है, क्योंकि यहाँ पर लोग उस तरह से काम नहीं, कोई कल कारखाना नहीं है। जो पढ़े लिखे युवा वर्ग हैं, तो जिसकी आबादी जिस अनुपात में है, उस अनुपात में जो लोग पढ़े लिखे हैं, तो उन लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है। लंबे संघर्ष के बाद एक आध कभी कभी सुनने मिलता है कि कहीं पर कोई एक आध सरकारी नौकरी ज्वाइन किया या किसी तरह का कोई काम उसको मिला, लेकिन बेरोजगारी तो है। और बेरोजगार होने की वजह से, चूंकि यहाँ पर जितने भी हम लोग देख रहे हैं स्थानीय तौर पर, अगर इसको माने, अगर हम पूरे देश लेवल पर जाएंगे तो बहुत बड़ी समस्या है ये बेरोजगारी। क्योंकि बेरोजगारी जो है इस देश के युवाओं के साथ ऐसी है कि हम लोग रोज आए दिन पेपर में देखते हैं कि फलां इंजीनियरिंग में नहीं हुआ तो उस सेक्टर में अगर रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, वहां पर लड़के खुदकुशी करने लगे, मेडिकल में करने लगे, और सब जगह में नौकरी नहीं मिली। गरीबी के वजह से तंग आकर के नौकरी नहीं मिलने की वजह से आज आप देख रहे होंगे कि अच्छा पढ़ा लिखा कोई एक वैकेंसी निकलता है तो उसमें एमए एमएससी और बीटेक वाले लोग चपरासी की वैकेंसी में डालने के लिए ये स्थिति बन चुका है, और मारा मारी अफरा तफरी का आलम हो गया है। तो निश्चित रूप से सभी समाज में बेरोजगारी है, और इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो है शिक्षा का बहुत होना भी जरूरी है। और जो सरकारें हों, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हों, इस चीज को बहुत सीरियसली लें, ताकि अगर किसी देश का युवा बेरोजगार हो, और युवा वर्ग ही किसी भी देश को किसी भी राष्ट्र को महान बना सकता है। अगर उसके ही हाथ पांव बंधे होंगे, उन्हीं को अगर स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, वो खाने के लिए तरसेंगे, वही लोग अगर उनके परिवार के लोग भूखे होंगे, तो वो किस हद तक अपने आप को संभाल सकता है। तो निश्चित रूप से, और जो जिस तरह से केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, जिस तरह से युवाओं को जितना सीरियसली ले रही है, और भी सीरियसली उसको लेना चाहिए, और गंभीर मतलब जो है तरीके से इस मामले को लेना चाहिए। और जितनी जल्दी हो सके प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकारी सेक्टर में हो, ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी का क्रिएशन हो, और लोगों को रोजगार मिले, और काम जो है लोगों को हाथों में आए, तो खुशहाली आएगी। बेरोजगारी निश्चित रूप से समस्या है। और पलायन की बात कर रहे हैं, पलायन निश्चित रूप से हमारे इस क्षेत्र में विशेषकर आदिवासी और मुस्लिम का पलायन तो बहुत ही ज्यादा है। क्या कारण मानते हैं? कारण इसका रोजगार का नहीं मिलना और शिक्षा की कमी का होना। शिक्षा में देखिए, इसमें एक चीज, और इसमें एक बात जोड़ूंगा, शिक्षा में भी गुणवत्ता शिक्षा का ना हो। बिल्कुल, मैं यही बात बोलना चाह रहा था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी और स्किल की कमी। तो स्किल, कोई भी स्किल को सीखने के लिए राज्य सरकारें उस तरह स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स को जगह जगह चलाकर लोगों में अवेयरनेस पैदा करें, ताकि बच्चे उससे जुड़े और जुड़ करके स्किल सीखें, और किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी शहर में जाके वो काम करें, तो कोई दिक्कत नहीं। आप एक उदाहरण ले लीजिए, लोग कितने जागरूक हैं आपको समझ में आएगा। एक कल्याण गुरुकुल चलता है जी, उस पे एडमिशन लेने के लिए बच्चे नहीं है, स्किल का वो स्कूल है। तो लोगों में अवेयरनेस तो बिल्कुल है भी,
तो वो जाना नहीं चाहता है, नहीं चाहते। तो समस्या यहाँ नहीं, उत्पन्न मैंने हो देखा जाती है गुरुकुल के जो प्राचार्य हैं, वो लोगों से भी मैं मिलते जुलता रहता हूँ, इसलिए कि चूंकि मेरा ट्रांसपोर्टिंग का भी काम है, तो बच्चे लोग जो यहाँ से स्किल डेवलपमेंट का काम सीखते हैं, इसके बाद उनको प्लेसमेंट दिया जाता है यहाँ से, तो जत्था के जत्था जाते हैं। उसमें बिल्कुल। ज्यादातर आदिवासी और पहाड़िया ही लड़के होते हैं। और एक बात आपको बता दें दीपक जी इसमें, कि हिरणपुर में ये इतना बड़ा गुरुकुल चल रहा है, ये गुरुकुल के नाम से ही है आपका कल्याण गुरुकुल, लेकिन हिरणपुर के बच्चों को मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई बच्चा हिरणपुर का जा करके वहां पर स्किल सीखता है। मैंने पूछा उनको कि सर इसमें क्या सिर्फ ST SC को ही लिया जाता है या मतलब जनरल को भी लेंगे? बोले कोई भी आ सकते हैं, सबके बिल्कुल लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। बोले सर अभी तक आते ही नहीं है लोग। हमने तो- आपको बोला अभी कि इस लोगों में कितनी अवेयरनेस है तो इस हम बात को लेके। इसका तो आपको देखिए प्रचार प्रसार बाजार में भी करना चाहिए, सरकार को भी करना चाहिए कि भाई आप लोग आइए, जो लोग स्किल जिनके पास नहीं है, जो लोग काम को नहीं जानते हैं, राजमिस्त्री का ट्रेनिंग जो कराते हैं, मैंने जाकर खुद वहां पर देखा, वहां पर एक कुआं बनाया है, उसका डेमो उस तरह से वो लोग बनाया है जहाँ सिखा रहा है। तो आप देखेंगे अगर उसमें ईंटा का जो जुड़ाई किया है, तब कल्पना नहीं कर सकते कि हम इतनी लोग का ये खूबसूरत। इतना खूबसूरत ढंग से बिल्कुल उसको बिल्कुल। बनाया है। हम लोग मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं उनका क्या किस तरह से सिखाते हैं। तो कुआं बनाया है, दीवार बना करके उसको करता है, कितना मतलब ढंग से बनाया जाना चाहिए, सीढ़ी किस तरह होगा, ब्रिज कैसे बनेगा, मिस्त्री वाला भी जो है आपका सिखाता है। तो उसमें भी बहुत अच्छे ढंग से लोग सिखाते हैं। तो हमने बोला भी उनको कि देखिए हमारे यहाँ पर तो लड़के बच्चे बहुत सारे हैं ऐसे जो लोग मैंने स्किल सीखना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है उनको जानकारी नहीं हो, तो इसके बारे में जानकारी दिलाना तो आपके विभाग का काम है, कल्याण विभाग से। तो निश्चित रूप से आपने एक बात को उठाया है, तो हम लोग इस पर प्रयास करेंगे और अपने जो भी हमारा अप्रोच है, जो हमारे दल के सीनियर्स हैं, उनसे भी हम लोग इस पर बात करेंगे कि कल्याण गुरुकुल को में जो है इतना बड़ा हिरणपुर में है, तो इससे लोग जुड़ सके, इसके लिए प्रचार प्रसार का DC साहब से बिल्कुल। बात करवा करके हमारे क्षेत्रीय स्तर पर हमारा पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट के मतलब जो बच्चों को यहाँ पर स्किल दिया जाए, ताकि वो लोग भी अपना भविष्य को संवार सके। चलिए एक सवाल और आता है कि इस्लाम और भारतीय संविधान में समानता पर क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है। हाँ, चूंकि ये तो बहुत बड़ा मामला है और दोनों ही निश्चित रूप से अपने अपने जगह पर महत्वपूर्ण है। इस्लाम हो या कोई भी धर्म, ये आस्था का विषय है और संविधान जो है ये भी उस देश के प्रति एक विश्वास और आस्था का विषय है। तो इस्लाम धर्म ये कहता है कि आप जिस देश में रहते हैं उस देश का जो कानून है, ये हमारा संविधान हमारे देश का कानून ही है, आईन बोलते हैं इसको उर्दू में। जिस मुल्क में आप रहते हो, जिसकी हुकूमत है, आप उस मुल्क के प्रति वफादार बने और उस मुल्क के कानून को अक्षरशः आपको पालन करना है। अगर आप एक मुस्लिम है तो ये आपके ईमान के हिस्सों में एक हिस्सा है। मतलब संविधान सर्वोपरि। संविधान सर्वोपरि नहीं। आप जिस रिलीजन को मानते हुए, इस्लाम धर्म को मानिए और मानते हुए आप उस देश के कानून को भी उतना ही पालन कीजिए जितना आपको पालन करना आपके लिए जरूरी है। मत जरूरी नहीं माने, जितना आपके लिए वो संविधान बनाया गया है, जितना पालन करना चाहिए उतना करिए। उस नियम के खिलाफ आप जा नहीं सकते। अगर इसका इस्लाम धर्म को मानते हैं तो आपके इस देश के संविधान, जिस देश में रहते हैं उस देश के संविधान को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा चीज, संविधान जिस देश में आप रहते हैं वहां पर आपका संविधान लागू होगा। मान लीजिए मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिका में रहता हूँ, अब चला गया तो मुझे अब वहां पर जाकर के अमेरिका के संविधान को मानना है। बिल्कुल। अगर मैं कहीं और दूसरे मुल्कों में चला गया हूँ, लेकिन हमको वहां जाकर के उस देश के कानून को मानना है। लेकिन अगर मैं इस्लाम को मानता हूँ तो मैं अमेरिका में भी हूँ तो मुझे इस्लाम ही मानना है। आप हिंदू है तो हिंदू धर्म तो अमेरिका में भी मानेंगे। तो ये क्षेत्र जगह के हिसाब से जो है संविधान बदलता है। जहां आप रहते हैं उस देश के कानून को आपको मानना है। अगर या जो रिलीजन को आप मानते हैं, इस रिलीजन को आप दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, आप उस रिलीजन को आप मानते हैं, उसके प्रति एक अलग आस्था है आपकी, वो तो आपके आत्मा से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर चूंकि क्षेत्र के हिसाब से, जगह के हिसाब से इसको आपको बदलना पड़ेगा। इंडिया का कानून आप अमेरिका में नहीं मान सकते, ये आपके लिए प्रतिबंधित है। बिल्कुल।
वहां के कानून को मानना होगा। इसलिए ये दोनों अलग अलग विषय है और इस विषय पर दोनों के अपने अपने विद्वान लोग होते हैं। और जहां तक इस्लाम की बात है, इस्लामिक विद्वानों को उस पर छोड़ देना चाहिए। और जो जहां तक संविधान विशेषज्ञ लोग है, उनका मामला है। हम लोग छोटी सी जानकारी में इतना समझते नहीं हैं। आपने बिल्कुल ही बहुत अच्छी बातें कही। सोशल मीडिया में प्राय इस बात को देखा गया कि नहीं, धर्म पहले आएगा बाद में संविधान आएगा। तो इस बात को आपने बहुत अच्छे ढंग से आपने रखा ये तो कि अंडा और मुर्गी वाला मामला हो हाँ, गया कि ये पहले आया कि वो पहले आया। नहीं, नहीं, और आपने बहुत अच्छे ढंग से इस बात को रखा जी। कि धर्म को मानते हुए संविधान जिस देश में आप रहते हैं उनकी अच्छा जो सा कानून पालन है करना। उसका पालन अच्छा सा होना चाहिए। बेशक। चलिए, बहुत अच्छी बातें आपने रखी। धर्म और राजनीति का क्या रिश्ता है? फिर वही बात है कि धर्म आस्था का विषय है और राजनीति महत्वाकांक्षा का विषय है। और धर्म, आप जिस धर्म को मानते हैं वो आपको राजनीति की इजाजत देता है। तो आपको उस धर्म के दायरे में सही और गलत, राजनीति का मतलब होता है सेवा। तो आप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं उस रिलीजन को मानते हुए मानवता के लिए आप राजनीति जरूर करें। लेकिन राजनीति में चूंकि साम दाम दंड भेद होता है और धर्म में साम दाम दंड भेद तीनों नहीं होता है, ये जंग के मैदान में होता है। और उसमें जो है आप इंसाफ का आपको रखना होगा कि हम जिस देश में रहकर जिन लोगों के लिए सेवा भावना से काम करने आए, उन लोगों की सेवा का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। उनकी भावनाओं पर किसी प्रकार का कोई ठेस नहीं आना चाहिए। दो निश्चित रूप से दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। लेकिन आप इस क्षेत्र में रहकर उस क्षेत्र में सेवा कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी पूर्वक आपको करना। राजनीति में आपको नहीं लगता है कि राजनीति में धर्म का प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है? देखिए, क्योंकि हमारा देश में जिस तरह की आबादी है उस अनुपात में लोग शिक्षित नहीं है सभी समुदाय में। जब लोगों को अपने अधिकार के प्रति लोग जागरूक हो जाएंगे और ये देश पूरी तरीके से शिक्षित हो जाएगा, तब इन चीज़ों को आप देख नहीं पाएंगे। आज लोगों को लगता है कि हमारा राजनीति जो है धर्म के आधार पर हम कर रहे हैं, तो ये वर्तमान समय में उनके लिए एक एंटरटेन की तरह भी होता है, राजनीति भी होता है। लेकिन इससे ये देश को कमजोर बनता है। धर्म की राजनीति अगर इस देश में अगर लंबे समय तक हावी होगी तो निश्चित रूप से जिस तरह से पोलराइजेशन का जो दौर चलेगा, तो ये किसी भी समाज के लिए खतरनाक है। किसी भी देश के लिए खतरनाक है। बता रहे हैं, किसी समाज के लिए खतरनाक है, किसी और देश के लिए तो खतरनाक है ही। पोलराइजेशन का जहां तक मामला है, ध्रुवीकरण का जहां तक मामला है, कि एक बड़ा सा हिस्सा आपके पीछे भाग रहा है और सिर्फ आप उसको उसकी चमक को दिखा रहे हैं, उसको वस्तु स्थिति से दूर रख रहे हैं। सपोज करिए कि इस देश में मान लीजिए कि 80 करोड़ हिंदू है, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा वर्ग है। तो उतना बड़ी आबादी में उतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी होंगे, डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे और भी होंगे। नौजवान जो है तो ज्यादा आबादी का अनुपात में पढ़े होंगे। तो आज उनको बेरोजगारी का समस्या है, लेकिन उनको दिखाया या धार्मिक चश्मे से उसको उस तरह से अंदर 3D वाला चश्मा जैसे होता है, तो उसमें उसको पहना दिया गया ताकि आप अपने गरीबी को नहीं देख सके, अपने गिरते हुए स्तर को नहीं देख पा रहे हैं। आप एक अच्छे वेल एजुकेटेड आदमी, आपका हक है कि आप अच्छे ढंग से जी सकें, लेकिन आपको वहां देखने ही नहीं देता है, दूसरी तरफ आपको दिखा रहा है। तो कौन ज्यादा बेरोजगार होगा उस समाज का? अगर हम मुस्लिम हैं तो हम अगर मुस्लिम है, एक बड़ा आबादी अगर किसी दल के पीछे हम चल रहे हैं, वो हमारी गरीबी को नहीं दिखाता है, वो हमारी मतलब जो आर्थिक तंगी को नहीं दिखाता है, हमको सिर्फ दिखाता है कि तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारा ये फायदा हो जाएगा। लेकिन हम अंदर से खोखला होते जा रहे हैं। अगर यही रीति रहा और इसी धर्रे पर अगर हम पूरे देशवासी चलते रहे, धर्म के आड़ में हम लोगों का जो है शोषण करता जाए, हम लोग आपस में लड़ते रहें, तो मैंने पहले ही कहा अपने शेर में कि बहुत होशियार रहना है, हम हिंदू मुसलमान को सियासत, वरना हम लोगों को मार डालेगी। तो कहने का मतलब है हिंदू मुसलमान सबको इसमें बहुत ही होशियार रहना है। हम इस देश के नागरिक हैं, जो हमारा हक है, शिक्षा भी हमारा हक है, उसको भी ग्रहण करना है। और इस देश को आगे बढ़ाने में हम लोगों का जो हम भूमिका है उसको निभाते हुए और धार्मिक चश्मे से हम राजनीति को नहीं देखना बंद करें, ताकि हमारे आने वाले, कम से कम अब तक जो हमारे अंदर बिगाड़ है, हमारे आने वाली नस्लें इस पर ना जाए, और नहीं तो इस देश का
जो है हमारे एक पूरे विश्व गुरु हम जो बनना चाहते हैं, उस सपना शायद हमारा अधूरा रह जाएगा अगर हम इसी ढंग पर चले। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपके ध्यान में होगा, अभी मुर्शिदाबाद में एक बहुत बड़ा मैटर चल रहा है। अच्छा। क्या है, मस्जिद, बाबरी मस्जिद को लेके, उस पे क्या मैंने, आपको क्या लगता है कि ये धर्म के नाम पे जो राजनीति है, विशुद्ध राजनीति ही हो रहा है, वो आप मानते हैं इस बात को? देखिए, जहां तक ये मुर्शिदाबाद की बात है, और बाबरी मस्जिद जो था वो एक बहुत बड़े पैमाने का मामला था, पूरे देश स्तर का मामला था, और उसका जो भी फैसला आना था माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से आ गया। और उस फैसले के आने के बाद हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से, हमने आपको पहले भी कहा कि चाहे किसी भी धर्म को आप मानते हैं, उस देश के कानून को मानिए। उस कानून को मानते हुए लोगों ने जो भी फैसला आया उस फैसले को माना। और अभी जो ये बंगाल का मामला है, ये निश्चित रूप से राजनीति ही मान सकते हैं मैंने इसको। वही कब कहा ये कि आपस में अपना उल्लू सीधा करने वाला काम है। कुछ लोग को इधर उधर बांटेंगे और बांट कर बाकी अपना उल्लू हो उल्लू सकता सीधा है कि जो लोग वहाँ उस स्टेट में विपक्ष में होंगे, उन लोगों की ऐसा मंशा रही होगी कि इस समुदाय को तोड़ दिया जाए, तोड़ करके उसका राजनीतिक फायदा लिया जाए। बिल्कुल बस बिल्कुल, यही होगा, यही होता ही है। वरना इस पश्चिम बंगाल में मस्जिद की कमी है और न ही वहाँ पर इबादत करने वालों की बल्कि कमी है। नमाजियों की कमी है। जिससे जिस अनुपात में मस्जिदें हैं, उस अनुपात में लोग पहुंचते नहीं है। सुबह तो मॉर्निंग के टाइम में फजर का वक्त मस्जिदें अक्सर खाली ही रह जाती है। तो ऐसा नहीं है कि मस्जिद की कमी केवल लिए बनाया जा रहा है या वही चीज को बनाया जा रहा है। आप क्या, वो सब राजनीति का मामला है और उसमें कोई आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया जो आज इस देश में जो एक माहौल बिगाड़ने का प्रयास हुआ है सोशल मीडिया के माध्यम से, आप इसको क्या मानते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे इसको खत्म भी कैसे करना है? देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा चीज है अभी के समय में, एक जरूरत भी है और जरूरत से ज्यादा खराब भी है। तो हम इसको ऐसा मानते हैं कि एक, समझ लीजिए, एक नदी के धारा की तरफ बह रही है और ये चल रहा है, इसको रोकना संभव नहीं, क्योंकि ये हमारे आपके बस की चीज नहीं कि इसको हम लोग रोक लें। और आने वाले नौजवानों का तो ये जरूरत है, लेकिन एक ऐसा गंदा नाला वो चल रहा है जिस पर अनावश्यक, अगर हमको जरूरत है उस नाले से कुछ उठा करके कुछ अच्छी चीजें जा रही हो तो हमको उठा लेने में करके हमको उससे साइड हो जाना चाहिए। अनावश्यक उस ड्रेन में, उस नाले में पत्थर को नहीं फेंकना है ताकि वो गंदगी उठ के मेरे पास आए। मान लिया किसी ने कोई ऐसा चीज पोस्ट कर दिया, हमने उसके ऊपर में कुछ और लिख दिया, तो उसका एक्शन का रिएक्शन दूसरा हुआ, उससे और लोग दूसरे में चले गए और ये बड़ा मामला बन गया। तो इसलिए वो जो है सोशल मीडिया एक, समझ लीजिए, बहता हुआ एक मतलब जो है, क्या कहते हैं, ये गंदा नाले की तरह वो बह रहा है। अगर उसमें अगर कुछ अच्छी चीजें, आपकी जरूरत की चीजें आ रही है तो आप उसको किसी चीज से उठा लीजिए और उसमें अपना काम कर लीजिए। अनावश्यक उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। उससे जितना बचा जाए उतना बेहतर होगा और बचना भी चाहिए, खास करके भी सुरक्षित, देश भी सुरक्षित। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपने कही। सोशल मीडिया वास्तविक में अच्छा है तो बहुत खराब भी है। इसको लोग जैसे अच्छे ढंग से इस्तेमाल करें उसी में भलाई है। वो इन्फॉर्मेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन के क्षेत्र में वो भी सही इन्फॉर्मेशन, उसका ऑथेंटिसिटी चेक करना होगा आपको कि ये चीज जो है किसी ने लिखा है। अब अनावश्यक हमको उसको ले लेना, शिक्षा की कमी की वजह से हम ले लिया, अरे ऐसा बात किसी समाज के बारे में बोल दिया, ऐसा कैसे बोल दिया, उसको गाली दे दिया, ऐसा नहीं। कोई अगर अच्छा इंटेलेक्चुअल अगर उसमें कुछ अच्छी बातें लिखे तो उसको अपने जिंदगी में अच्छा लगे तो उसको अपने जिंदगी में उतारने का प्रयास कीजिए। चलिए, महिलाओं की भागीदारी पर क्या कहना चाहेंगे आप? किस मामले में? समाज में। समाज बहुत बेहतरीन चीज है। हर समाज के महिलाओं को अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम जैसे इंसान हैं वैसे वो भी इंसान हैं
और हम मर्द लोग महिलाओं को जितना बेहतर तरीके से नहीं समझा सकते हैं, महिलाएं अगर महिलाओं को बेहतर समझाए तो ज्यादा बेहतर ढंग से समझा सकेंगी, क्योंकि उनके अपनों में से कोई अगर उनको समझाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा। किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या बाल बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए, अच्छे स्कूलिंग के लिए बच्चों को प्रेरित करें। महिला लोग जो समाज में खास करके जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उन लोगों को और आगे आना होगा, उनका एक ग्रुप बना करके। हमारे अगर समाज में हमारे अगल बगल अगर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बगल के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, आखिर तो वो बच्चे स्कूल से आकर उन्हीं बच्चों के साथ खेलेंगे। अगर वो बच्चा अगर संस्कारिक नहीं होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो हमारे बच्चे भी उसके साथ खेलेंगे। तो वो बच्चे स्कूल का सिलेबस तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन ये बच्चे उनके सिलेबस को जरूर ले करके घर में चले आएंगे। तो हर पड़ोसी का ये हक होता है एक दूसरे पड़ोसी पर कि हमारा पड़ोसी अच्छा होना चाहिए। इसलिए हम अगर अच्छे इंसान हैं तो सबसे पहले हमको अपना पड़ोसी को ठीक करना होगा, हमारे बगल में। इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई जाति भेद नहीं आना चाहिए। कोई भी मेरा पड़ोसी हो, अगर उसके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, हमको उनके पास जाना चाहिए। खास करके महिला लोग भी जाएंगे, भाई बच्चे को स्कूल भेजो, हम लोग भेज रहे हैं, आप क्यों नहीं। ऐसा नहीं कि हमारे ही बच्चे यहाँ पढ़े, यही राज करेंगे और यही लोग बनेंगे मालिक और वो लोग रहेंगे इनके गुलाम। ऐसा मानसिकता नहीं रखना है कि उन जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनके लिए भी मैं ये कहूंगा कि आप लोग भी अपने मतलब महिला होकर के भी अपने क्षेत्र में, महिला सामाजिक क्षेत्र में बेहतर कार्य मर्दों से ज्यादा महिलाओं में आप लोग काम कर सकते हैं। क्योंकि आप घर के अंदर जाकर किसी महिला से आराम से बैठ के बात कर सकते हैं और उनके समस्याओं को भी जान सकते हैं। और जितना हद तक हो सके उनको आप मदद करके उनके बच्चों को भी, अपने पड़ोस के बच्चों को भी पढ़ाए, ताकि वो बच्चा भी शिक्षित होगा तो हमारा एक मोहल्ला शिक्षित होगा, हमारा मोहल्ला होगा तो हमारा समाज होगा, समाज होगा तो राज्य होगा, राज्य होगा तो मेरा पूरा देश होगा। इसमें अहम भूमिका है महिलाओं की, उनको आगे बढ़ के आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक बड़ा अच्छा सवाल है। पूरे संदर्भ में, समाज के संदर्भ में, देश के संदर्भ में, राजनीति के संदर्भ में, जो कहिए आप, मीडिया की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सवाल तो आप रोजाना देखते ही हैं और सुनते ही आ रहे हैं। मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और वो एक आईना है इस देश के लोगों को। सरकार, क्योंकि किसी भी देश में अगर सत्ताधारी पार्टी घोड़ा है तो विपक्ष उसका लगाम होता है। अगर घोड़ा के साथ लगाम नहीं हो तो उसमें सवार होने वाले लोग हमेशा खतरे में होते हैं। अगर कोई घोड़ा लगाम का ही परवाह ना करे तो उसमें सवार होने वाला कितना सुरक्षित हो सकता है वो सवार ही जानता होगा जब उसमें सवारी कर रहा होगा। दूसरी बात, अब इसमें मीडिया की जहां तक भूमिका है, मीडिया को ये देखना है कि घोड़ा बगैर लगाम का दौड़ रहा है, इसमें लगाम लगा हुआ है। अगर ये घोड़ा बगैर लगाम का दौड़ रहा है तो इसमें लगाम लगी होनी चाहिए, इसलिए कि हमारा इस देश का जो वासी, देश के जो लोग हैं इसमें सवार कर रहे हैं, वो कहीं भरभरा के इधर उधर गिर ना जाए, उनको चोट ना आ जाए, उनको नुकसान ना हो। तो मीडिया को अपना भूमिका अदा करना चाहिए और स्वतंत्र रूप से करना चाहिए। लेकिन चूंकि मीडिया के लोग जो भी हैं हमारे आपके जैसे इंसान हैं, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, सबको चाह, कुछ लोगों को लगता है कि थोड़ा सा जल्द ही हम बहुत ज्यादा दूर तक पहुंच जाएं, उसके लिए कुछ चापलूसी करना है। किसी के पास अगर हमको जिस चीज के लिए हमको बनाया गया है, जिस चीज के लिए हम बने हैं, शायद उस मूल मुद्दे से हट के अगर कुछ अलग तरह के काम करके वो अपने आप को आगे लाना चाहते हैं। क्योंकि हर जगह आपको भीड़ मिलेगी और हर जगह एक कंपटीशन होता है, तो अपने आप को आगे दिखाने के चक्कर में थोड़ा सा चापलूसी विद्या भी इस देश में चालू, हर जगह चालू है, तो यहाँ भी है। लेकिन कुछ स्वतंत्र पत्रकार लोग भी हैं इस देश में, ऐसा नहीं है कि सारे लोग वैसे हैं। मीडिया को निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए, और चाहे विपक्ष से गलती हो रही हो तो उसको भी देखना, बोलना चाहिए कि विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभाना चाहिए, और सरकार से अगर गलती हो रही है तो सरकार को भी बोलना चाहिए कि आप जो है विपक्ष अगर आपके इस चीज से संतुष्ट नहीं तो आप उसको संतुष्ट कराएं। क्योंकि विपक्ष को भी इस देश की जनता ने वोट दिया है, भले ही आप सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं और वो विपक्ष में बैठा है, लेकिन उनको भी जनप्रतिनिधि बना करके लोगों ने भेजा है, आपको भी भेजा है। आंकड़े के खेल में आप आगे हैं, इसलिए आप ऊंची कुर्सी पर हैं।
दोनों को दायित्व दिया गया है कि इस देश के लोगों के प्रति वफादारी करना है। इसलिए अगर अगले को संतुष्ट नहीं है तो उसके साथ जो आस्था जताया जिन जनता ने, उसके भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है। तो आप चूंकि इस देश के, अगर इस प्रदेश के हों या आप देश के हों, किसी भी देश या प्रदेश के हों, आप अगर मालिक हैं, तो अब विपक्ष के लोगों को पर जिन लोगों ने आस्था और विश्वास जता करके वोट दिया है, उसको पता नहीं था कि ये जीतेगा या हारेगा, ये कुर्सी में बैठेगा कि वो बैठेगा। वो देखा ये व्यक्ति हमको अच्छा लगा, इनको हमने दिया, उनको जिता के भेजा। अगर वो अपने जनहित में कोई बात रखना चाहता है या रखता है, या अगर आप ऐसा कोई कानून ला रहे हैं जिससे कि जनभावनाओं के साथ ठेस पहुंचे और उनको इससे दिक्कत हो, तो अगर उसको रोक रहा है तो पुनर्विचार करने की जरूरत है। इस पर मीडिया को अहम रोल करना है कि भाई आप लोग इस काम को सही ढंग से अपना करिए, वरना मेरे पास जो आईना है मैं इस जनता को दिखाऊंगा, और ये जनता को जब मैं दिखा दूंगा आप लोगों का ये आईना निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से, तो फिर आप लोग जहाँ जाएंगे तो आपकी तस्वीरों को देखकर फैसला करेंगे लोग। बिल्कुल आपने सही कहा। और सबसे बड़ी बात आपने जो कही कि मीडिया आईना है जो सत्ता पक्ष के लिए भी और विपक्ष के लिए भी बराबर दिखाने का काम करता है कि आपका गलती कहाँ हो रही है। आप मुस्लिम समाज को आने वाला 10 वर्षों में कहाँ देखना चाहेंगे? कहाँ देखते हैं? कहाँ देखते हैं या देखना चाहिए? बिल्कुल एक ही बात है, कहाँ देखते हैं या कहाँ देखना चाहेंगे? हम तो इस देश को ही पूरा विश्व गुरु 10 साल के अंदर देखना चाहते हैं। जहाँ तक कि मुस्लिम समाज इसमें आपने जोड़ दिया, तो इस देश का वो भी नागरिक है, उसको भी और जहाँ है उससे और अगर इस देश के बाकी समुदाय जिस तेजी से, जिस गति से प्रगति के राह पर हैं, इस समुदाय को भी और कड़ी मेहनत करके इससे बेहतर जगह पर निश्चित रूप से देखना हम भी चाहेंगे। क्योंकि सभी मिलकर के अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सभी समुदाय आगे बढ़ेंगे, तो हमारा ये देश तभी देश बढ़ेगा। बिल्कुल। और नहीं तो अगर आपको मैंने पहले भी कहा कि अगर एक आंख अंधा मेरा हो जाए तो लोग हमको दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो काना ही बोलेगा। तो हम इस देश को काना और अंधा ना बनाएंगे, और उसमें हमारी भी जिम्मेदारी है, हम जैसे लोगों की भी जिम्मेदारी है कि समाज में लोगों को शिक्षा के प्रति और दीगर चीज़ों की जिम्मेदारी पूर्वक हम लोग उसको निभाएं। और जब भी हम लोग बैठे समाज में तो एक अच्छे वातावरण में बैठे और एक अच्छा संदेश वहां से एक दूसरे को हम लोग दें, और जिसको जिस क्षेत्र में अनुभव है ज्यादा, उनके अनुभव को लेकर हम अपने एक दूसरे के पास से पहुंचे। चलिए जावेद जी, बहुत अच्छी चर्चाएं हुई। अब चर्चा के अंतिम दौर में हैं हम लोग। आप हमारे दर्शकों को इस अपने मुस्लिम समाज के युवाओं को या अन्य समाज के युवाओं को भी कोई संदेश देना चाहेंगे? इस बात को आपका मैं एक शेर के माध्यम से लगता है खत्म करूंगा तो अच्छा रहेगा। और खास करके अब जब बोले मुस्लिम समाज के लिए, सभी समाज के लिए आता है, तो ये अल्लामा इकबाल का शेर है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। बिल्कुल। ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथों से, ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। करे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, करे सवार ऊंट पे अपने गुलाम